नमस्कार दोस्तों, पन्ना कंपटीशन क्लासेस में मैं राजेश अग्रवाल लेक्चर नंबर 6 प्रबंध के कार्य के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं। पिछले 5 लेक्चर आपको जरूर पढ़ने चाहिए इसके पहले, ताकि आप इससे अच्छी तरीके से परिचित हो सकें और आगे के लेक्चर्स आपको समझ में आएंगे। मेरा वादा है, मैंने जो बीड़ा उठाया है मैं आपको अंत तक, प्रबंधन के अंतिम लेक्चर तक ले जाऊंगा और आपका स्कोरिंग 25 में से 25 के लिए भरपूर प्रयास करूंगा। मेरे मोटिवेशन के लिए आप लेक्चर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज बात करते हैं लेक्चर 6 में प्रबंध के कार्य, इंग्लिश मीडियम वाले फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के संबंध में अलग अलग विद्वानों के भिन्न मत हैं। प्रबंध कार्यों के संबंध में अलग अलग विद्वानों के भिन्न मत हैं। सर्वप्रथम हेनरी फेयोल ने 1916 में प्रबंध के कार्य बताए थे। हेनरी फेयोल की 1916 में प्रस्तुत पुस्तक में पहले के लेक्चर में बता चुका हूं। आप कमेंट करके नीचे बताइए पुस्तक का नाम क्या है। तो सर्वप्रथम हेनरी फेयोल ने 1916 में प्रबंध के कार्य बताए थे। हेनरी फेयोल के अनुसार प्रबंध के 5 कार्य हैं। परीक्षा में आपको ध्यान रखना है कि किसके अनुसार कौन कौन से कार्य हैं, उनके नाम मालूम होने चाहिए, उनमें अंतर मालूम होना चाहिए, यही परीक्षा में आएगा। हेनरी फेयोल के अनुसार प्रबंध के 5 कार्य हैं। पहला है पूर्वानुमान या नियोजन। पूर्वानुमान को इंग्लिश में बोलते हैं एंटीसिपेशन, पूर्वानुमान लगाना। तो एंटीसिपेशन या प्लानिंग एक ही चीज होती है। सो ये पहला प्रबंध का पहला कार्य है हेनरी फेयोल का। दूसरा है संगठन, जिसको बोलते हैं आप ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा है निर्देशन, जिसको बोला है इन्होंने डायरेक्टिंग या कमांडिंग भी बोला है इन्होंने। समन्वय, जिसको बोला है कोऑर्डिनेशन, और नियंत्रण, जिसको बोला है कंट्रोलिंग। तो हेनरी फेयोल के 5 कार्य हैं, लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सर्वमान्य मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं, उसमें एक शब्द स्टाफिंग आता है तीसरे नंबर पर। ठीक है, तो तीसरे नंबर का स्टाफिंग की जगह यहां डायरेक्टिंग आ गया। तो ध्यान देंगे, हेनरी फेयोल के 5 कार्यों में स्टाफिंग तत्व नहीं है, यह ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी जगह एक नया शब्द है समन्वय। ठीक है, और यदि आप ट्रिक लेना चाहें इसकी, जो कि जिस तरीके से आपको याद हो सकता है, तो एक ट्रिक बनाई है, अच्छी लगे आपको तो याद करिए, अदरवाइज सीधा याद करिए। ट्रिक है पूर्वासंग। पूर्वासंग निर्देश सनी देओल। पूर्वासंग निर्देश सनी देओल की पिक्चर देखने गया। पूर्वा के संग निर्देश सनी देओल की पिक्चर देखने गया। तो पूर्वा मतलब पूर्वानुमान, संग मतलब संगठन, निर्देश मतलब निर्देशन, सा मतलब समन्वय, नी मतलब नियंत्रण। पूर्वा संग निर्देश, पूर्वा संग निर्देश किसकी पिक्चर देखने गया? सनी देओल की पिक्चर देखने गया। देओल मतलब फेयोल। तो फेयोल के 5 प्रिंसिपल में क्या क्या है? पूर्वानुमान, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण। स्टाफिंग नहीं है, ध्यान देंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। के बाद बात करते हैं, सॉरी नियंत्रण नहीं दिख रहा था, यहां नियंत्रण ये 5वां तत्व है। इसके बाद बात करते हैं लूथर गुलिक के अनुसार प्रबंध के 7 कार्य हैं। आपसे सिर्फ सिंपली ये पूछेगा कि लूथर गुलिक के हिसाब से प्रबंध के कितने कार्य हैं, तो 7 कार्य हैं। शुरुआती लेक्चरों में मैं भी आपको बता चुका हूं। पोस्ड कॉर्ब, पोस्ड कॉर्ब, POST एक ही शब्द है, कॉर्ब, पोस्ड कॉर्ब। ठीक है, P स्टैंड्स फॉर वही पूर्वानुमान, जिसको प्लानिंग बोलते हैं। O स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग। S स्टैंड्स फॉर स्टाफिंग, जो कि ऊपर नहीं था स्टाफिंग। ठीक है, ऊपर नहीं था यहाँ पे स्टाफिंग, तो स्टाफिंग। इसके बाद D फॉर डायरेक्शन, जहां ऊपर कमांडिंग भी बोला गया था, इसको लीडरशिप भी बोलते हैं। CO फॉर कोऑर्डिनेशन। R स्टैंड्स फॉर रिपोर्टिंग, या इसी को बोलते हैं प्रतिवेदन, रिपोर्ट प्रस्तुत करना, प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। और B स्टैंड्स फॉर बजटिंग, बजटन। तो पोस्ट कॉर्ब, ये ध्यान रखिएगा, इसके फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा। और पोस्ट कॉर्ब सिद्धांत किसने दिया है? लूथर गुलिक ने। कैसे याद कर लेंगे? गुल्लक जो होती है, गुल्लक में आपने पोस्ट कार्ड डाला है, क्या लिख लेंगे आप? गुल्लक में पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ब। तो पोस्ट कार्ब, गुल्लक मतलब गुलिक। क्या बात है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से ध्यान रख लेंगे। और गुल्लक ने कितने कार्य बताए हैं प्रबंध के? तो 7 कार्य बताए हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरे व्यक्ति जो हैं, हेराल्ड स्थिडी के अनुसार प्रबंध के 4 कार्य हैं। हेराल्ड स्थिडी के अनुसार प्रबंध के 4 कार्य हैं। कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन पूछा जा सकता है एग्जाम में। पोएम, पोइम,
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। आई यहाँ पे अलग है, इंटीग्रेशन, एकीकरण, ये बिल्कुल अलग फैक्टर है। इंटीग्रेशन, आई एकीकरण, और एम फॉर मेजरमेंट, मापन, ये भी बिल्कुल अलग है। तो पोएम किसके हैं? पोएम जो है वो हेराल्ड स्थिडी के हैं, ठीक है, हेराल्ड स्थिडी, ठीक है। ऐसे ऐसे याद कर सकते हैं। पोएम, पोएम किसने गाई? पोएम हेरा, पोएम गाते गाते उसने हेरा, बुंदेलखंडी में बोलते हैं ना हेरना मतलब देखना, तो पोएम गाते गाते उसने हेरा। क्या बात है, ठीक है, पोएम गाते गाते हेरा, ठीक है। सो ये ध्यान रखेंगे। तो हेराल्ड स्थिडी ने कौन सा 4 कार्य दिए हैं? पोएम, ठीक है। नेक्स्ट, कून्स ओ डोनेल, कून्स ओ डोनेल के अनुसार प्रबंध के जो है वो 5 कार्य बताए गए हैं। कून्स ओ डोनेल पहले भी पढ़ा है, और इनके प्रबंध के 5 कार्य जो कि आज हम सबसे ज्यादा यही याद रखते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, बिल्कुल रटे होने चाहिए, क्रम से हैं ये। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, है ना। नियोजन, संगठन, स्टाफ को नियुक्त करना, भर्तियां करना, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करना, उस स्टाफ को डायरेक्शन देना, लीडिंग करना, टीम लीडरशिप करना, है ना, कमांडिंग करना, ये सारी डायरेक्टिंग एंड लीडिंग होता है। और यदि स्टाफ के परफॉर्मेंस में कुछ कमी है तो उनमें किस तरीके से नियंत्रण किया जाएगा ताकि उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सबसे ज्यादा सर्वमान्य मत है कून्स और डोनेल का, आपको ये बिल्कुल रटा होना चाहिए, ठीक है। तो कून्स और डोनेल ने 5 कार्य बताए हैं पोज्ड सी, ठीक है। सो आपको ये चारों तरीके से याद रखना है। बात करेंगे संक्षिप्ततः, यह कहा जा सकता है कि प्रबंध के 5 आधारभूत कार्य हैं, ठीक है। और 5 आधारभूत कार्य कौन से हैं? जो ये अपन पढ़े हैं कून्स और डोनेल के 5। तो संक्षिप्ततः ये 5 आधारभूत कार्य हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, रटा होना चाहिए बिल्कुल आपको, हिंदी में भी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन प्रबंधन के उपयुक्त 5 मुख्य कार्यों के अलावा भी प्रबंधन के निम्नलिखित सहायक कार्य हैं। ये 5 मुख्य कार्य थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। इसके बाद कुछ सहायक कार्य भी हैं प्रबंधन के, जैसे शोध करना। शोध मतलब आप इसको शॉर्ट में बोलते हैं R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चाइना इंडिया से हर मामले में इसलिए आगे है क्योंकि वो अपने टोटल बजट का, टोटल टर्नओवर का कम से कम नहीं है तो 2 से 2.5% R&D में रिसर्च करता है, जबकि भारत अपने टोटल टर्नओवर का, टोटल GDP का 0.8% ही करता है। कितना अंतर है सोचिए आप। चाइना अपने टोटल बजट का 2 से 2.5% R&D एक्टिविटीज में करता है, ये चाइना है। और इंडिया जो है अपने टोटल GDP का 0.8% रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करता है। जितनी अच्छी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी उतना अच्छा प्रोडक्ट आएगा, कम दाम में ज़्यादा उपयोगी प्रोडक्ट आएगा। जैसे चाइना के मोबाइल्स के बारे में आप देख सकते हैं कितनी कंपैटिबिलिटी है, दुनिया भर में उनके मुकाबले कोई मोबाइल नहीं बनाता है, ठीक है। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ना। फार्मेसी के क्षेत्र में दवाइयाँ बनती हैं, उसमें भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो R&D का मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट में बहुत उपयोगी तत्व है, सहायक कार्य है। निर्णय, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन यदि गलत हो गया तो सब कुछ गलत हो गया। तो डिसीजन मेकिंग, निर्णय, डिसीजन मेकिंग के लिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक कंप्यूटर में जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस से जो इंफॉर्मेशन आती है मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम फुल फॉर्म आ चुका है MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रबंध सूचना प्रणाली, प्रबंध सूचना प्रणाली, ठीक है। और इसी MIS के बेसिस पे डिसीजन जो लिए जाते हैं उसको बोलते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। कंपनी के बड़े बड़े निर्णय लेने के लिए DSS होता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इसका भी फुल फॉर्म आ गया है डिसीजन को सपोर्ट करने वाला सिस्टम। और डिसीजन किसके द्वारा लिए जाते हैं? MIS के द्वारा, ठीक है। अगर ह्यूमन रिसोर्स का इंफॉर्मेशन हो तो HRIS हो जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। सेल्स का अगर डेटा हो तो सेल्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। इस तरीके से हर एक डिपार्टमेंट का, प्रबंध के हर एक डिपार्टमेंट का मैनेजमेंट सिस्टम होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। तो हर जगह IS लगा हुआ दिखेगा आपको। SS का मतलब है सपोर्ट सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो ये निर्णय में उपयोगी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। यदि कोई प्रतिनिधि सही नहीं होगा तो उसके नीचे काम करने वाले लोग सही नहीं होंगे। जैसा टॉप कमिटमेंट होगा वैसा ही नीचे लोग वाले काम करेंगे। टॉप झूठा होगा तो नीचे वाले सब झूठे होंगे, टॉप कमिटेड होगा तो नीचे वाले भी कमिटेड होंगे। फिर संप्रेषण, कम्युनिकेशन बहुत बड़ी चीज होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। यदि कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है तो काका काका खा बन जाएगा,
ठीक है। तो संप्रेषण जो कि वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, बिल्कुल अलग टॉपिक पढ़ेंगे अपन, तो कम्युनिकेशन होना चाहिए। और टेरी के अनुसार संप्रेषण की इतनी महत्ता बताई गई है कि टेरी के अनुसार संप्रेषण उस स्नेहक पदार्थ की तरह है, लुब्रिकेंट की तरह है, जिससे प्रबंध प्रक्रिया कैसी हो जाती है, स्मूदन हो जाती है, सुगम एवं सुविधा युक्त हो जाती है। संप्रेषण उस स्नेहक पदार्थ की तरह है जिसमें प्रबंध प्रक्रिया जो है सुगम एवं सुविधाजनक हो जाती है। जितना अच्छा कम्युनिकेशन होगा उतना मार्वेलस, उतना बढ़िया प्रबंध होगा, ये टेरी बोलते हैं। इसके बाद एक सहायक कार्य है पूर्वानुमान। यदि फोरकास्टिंग आप लगा पा रहे हैं कि आने वाले समय में मौसम कैसा रहेगा, आने वाले समय में बाजार क्या रहेगा, आने वाले समय में कच्चे माल का उत्पादन क्या रहेगा, उस आधार पे यदि आप पूर्वानुमान लगा सकते हैं तो पूर्वानुमान के आधार पे, फोरकास्टिंग का मतलब बेसिकली होता है भविष्यवाणी, और भविष्यवाणी किसके आधार पे लगाई जा सकती है, पूर्वानुमान के आधार पे लगाई जा सकती है। फोरकास्टिंग के लिए मैथमेटिक्स का एक मैथमेटिक्स में टॉपिक होता है, आप ध्यान रखिएगा, टाइम सीरीज एनालिसिस। थोड़ा सा राइटिंग का इशू है, टाइम सीरीज एनालिसिस। ये मैथमेटिक्स में इक्वेशंस होती हैं, 3 इक्वेशंस के बेसिस पे, जैसे लास्ट 10 ईयर का डेटा है आपके पास, तो लास्ट 10 ईयर के डेटा पे अगले 11वें ईयर का डेटा आप फोरकास्ट कर सकते हैं, अगले 11वें ईयर की आप भविष्यवाणी कर सकते हैं, उसको बोलते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस। पिछले सालों के डेटा बेस के आधार पर अगले साल, आने वाले साल का क्या डेटा होगा, क्या उत्पादन होगा, क्या सेल्स होगा, उसका एनालिसिस आप भविष्यवाणी कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं मैथमेटिक्स में टाइम सीरीज एनालिसिस। ध्यान रखिएगा, प्रश्न के रूप में आ सकता है। फिर नवाचार मतलब इनोवेशन। इनोवेशन बहुत जरूरी है। इनोवेशन इंडिया में, इनोवेटिव इंडिया मोदी जी के प्रोजेक्ट्स में शामिल है। इनोवेशन जो है वो अपनी नीति आयोग की उसमें भी शामिल है, इनोवेटिव इंडिया इंडेक्स। तो इनोवेशन मतलब नवाचार मतलब नए नए कंसेप्ट को लाना और उनको इंप्लीमेंट कर देना। यहाँ पे मैं एक नोट के द्वारा आपको अंतर बताना चाहूंगा, क्रिएटिविटी और इनोवेशन में क्या फर्क होता है। तो क्रिएटिविटी, जैसे बोलता है आपसे कोई, आपका दिमाग क्रिएटिव है, तो आपकी क्रिएटिविटी तो बहुत है, सृजनात्मकता बहुत है, लेकिन आप उस सृजनात्मकता को इंप्लीमेंटेशन के फॉर्म में नहीं ला पा रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, उन विचारों को ठोस रूप में परिवर्तित नहीं कर पा रहे हैं। इनोवेशन का मतलब है नए विचारों को आना तथा उन्हें मूर्त रूप देकर प्रतिपादित भी कर देना। अर्थात इनोवेशन का मतलब है इसमें क्रिएटिविटी भी होगी और क्रिएटिविटी के साथ उस कार्य को आप एग्जीक्यूट भी कर देंगे, उस कार्य को आप मूर्त रूप देकर प्रतिपादित भी कर देंगे। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अकेले क्रिएटिव होने से काम नहीं चलेगा, इनोवेटिव भी होना पड़ेगा, ठीक है। और इनोवेटिव होंगे तभी आप देश के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। सो लेक्चर आपको कैसा लगा इसके लिए कमेंट जरूर करें, कुछ कमियां हो, कुछ सुधार की गुंजाइश हो, उसके लिए कमेंट करें। अगले लेक्चर से मैं कुछ प्रश्न शामिल करूंगा, ठीक है, और उस प्रश्न के आपसे उत्तर भी पूछूंगा, कुछ बताऊंगा भी, ठीक है। तो इसी के साथ ये आज का लेक्चर नंबर 6 मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करिए, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, सुधार के लिए जरूर बताइए। थैंक यू।